हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोर्ड ने आपके सिलेबस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। बेटा हम इसके अंदर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बाकी उन टॉपिक्स को हम लोग नहीं पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिड्यूस कर दिए गए। हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। बेटा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने ना छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, 8th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर या किसी अलॉय के अंदर फ्लो कराया जाएगा तो वो अपने साथ साथ दो इफेक्ट्स को लेकर के आता है हमेशा। पहला इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ लिया ऑलरेडी। और दूसरा इफेक्ट बेटा अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर की गई चीज़ है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, हांस ऑयस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था कि किसी भी कंडक्टर में या एलॉय में जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया गया था तो वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करता है। अपने आसपास में एक मैग्नेटिक इफेक्ट को, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट लेकर के आता है अपने आसपास में। तो हांस ऑयस्टेड ने जो चीज़ एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी बेटा, हम उसको ना इलस्ट्रेशन देख रहे हैं उसका कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है बेटा, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने के लिए एक बैटरी ली हुई है हमने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे मैंने एक कॉपर वायर लगा दी है, काफ़ी थिक कॉपर वायर है ये। जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया गया तो यहाँ पे एक कंपास निडल रखा हुआ था, एक कंपास रखा हुआ था, कंपास जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट को। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ इस सर्किट के अंदर बेटा, तो यहाँ पे ना ये कंपास निडल है, इसने अपना डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया, इसका निडल जो है बेटा मूव करना स्टार्ट हो गया था। तो ये मूव क्यों हुआ होगा बेटा, इसका सवाल भी है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। ये मूव इसलिए हुआ होगा कि यहाँ पे जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई गई है ना, वो करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट अपने साथ साथ कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट लेकर के आया होगा। अब कंपास निडल क्यों मूव हो रहा है बेटा, उसके अंदर क्यों, उस निडल के अंदर क्यों डिफ्लेक्शन हो रही है, टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है। इसका आंसर ये हो सकता है कि कंपास निडल ना अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट होता है, इसके अंदर ये खुद मैग्नेट होता है। कंपास निडल अगर ये मैग्नेट है, और हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी होती है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकता है किसी चीज़ के ऊपर, ये रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है। मैग्नेट के अगर लाइक पोल्स सामने आ जाएं तो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। और मैग्नेट के अगर अनलाइक पोल्स सामने आ जाएं तो ये अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज लगाते हैं। तो कंपास के अंदर जो निडल है, कंपास के अंदर जो निडल है वो अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट है। और ये यहाँ पे जो कॉपर वायर है बेटा, इस वक्त इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से ये अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि इसके पास भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा और इसके पास भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज होंगे। अब इन दोनों के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से मैग्नेट का, कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा। हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे, एक फील्ड कहते हैं बेटा जगह को, फील्ड कहते हैं एरिया को, रीजन को, फील्ड कहते हैं किसी भी जगह को। अगर हमारे आसपास में, ये मेरे हाथों के आसपास में बहुत सारा सामान रखा हुआ हो और मैं उस सामान में से कुछ चीज़ों को अपने हाथ के लेंथ के हिसाब से चुन लूँ, तो ये क्या हो गया मेरा, ये ना मेरी कैपेसिटी हो गई, ये मेरी फील्ड हो गई बेटा, ये मेरा एरिया होगा जहाँ पर उन सामान को मैं उठा सकता हूँ। इतना मेरा एरिया है जहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बहुत सारा सामान दूर रखा हुआ है तो अपने हाथ के लेंथ के हिसाब से मैं जितना उठा सकता हूँ, यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसके आगे मैं नहीं उठा सकता, तो वहाँ पे मेरा कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। जितना इन्फ्लुएंस मेरे हाथ का है मेरे आसपास में, इसी को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, मेरा फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है, मेरा फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसको अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट है कि मैंने एक मैग्नेट लिया हुआ है और इसको कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया बेटा। कार्डबोर्ड के ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर मैंने आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। आयरन फाइलिंग्स बेटा, आयरन का ये जो आयरन मेटल होता है इसका बहुत ही बारीक बुरादा होता है आयरन फाइलिंग्स, इसको मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और स्प्रिंकल करने के बाद मैंने कार्डबोर्ड को ज़रा सा टैप किया, ऐसे करके टैप किया कि ज़रा सा शेक हो जाए, वो सारा आयरन फाइलिंग्स शेक हो जाए। तो उन सब आयरन फाइलिंग्स ने ना एक स्पेशल पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लिया और वो स्पेशल पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखने लगा। ये स्पेशल पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखने लगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ना ये जो मैग्नेट है ये अपने आसपास में एक ऐसी फील्ड बना रहा है, एक ऐसा एरिया बना रहा है, एक ऐसा रीजन बना रहा है जहाँ पे उन आयरन फाइलिंग्स के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है। इसके बाद यहाँ पे इस मैग्नेट का
इस एरिया में या इस एरिया में इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो जितने एरिया में इसका इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे ये अपना फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को बेटा हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपको लाइंस, ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं बेटा, ये आयरन फाइलिंग्स हैं, आयरन फाइलिंग्स हैं ये। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं, अच्छा डेफिनेशन में भी ध्यान से देख लो। द रीजन और एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट, एक ऐसा एरिया जो मैग्नेट के सराउंडिंग में हो, इन विच फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, इस मैग्नेट का जो फोर्स है वो डिटेक्ट किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अच्छा ध्यान से देखेंगे, ये जो आयरन फाइलिंग्स है ना, इन्होंने अपने आप को एक स्पेशल पैटर्न में तो अरेंज किया है, लेकिन ये पैटर्न ना मुझको ऐसा दिखता है कि कुछ लाइंस हैं, ये स्पेशल तरीके की लाइंस हैं बेटा। इन्हीं लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जिनमें आयरन फाइलिंग्स ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। यानी कि ये जो मैग्नेट है ना, ये अपने आसपास में एक ऐसा रीजन क्रिएट कर लेता है जहाँ पे इसके फोर्स का इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो रीजन कैसा है बेटा? ऐसे लाइंस होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोगों को पढ़नी है। ये क्वेश्चन चैप्टर के अंदर, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर भी आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अभी, लेकिन उसके बाद कुछ समझाने के बाद भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो लाइंस है ना बेटा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये सारी लाइंस जो है ना बेटा यूनिफॉर्म है। इन सब के अंदर ये सारी की सारी लाइंस ना बेटा पैरेलल हैं। यहाँ पे कहीं पे भी कोई लाइन ना कोई लाइन के अंदर कोई भी लाइन जो है ना पैरेलल के अलावा आपको नहीं मिलेगी। सारी लाइंस ना बेटा पैरेलल हैं, सारी की सारी लाइंस। ये सारी लाइंस ना यूनिफॉर्म होती हैं, यानी कि सबके बीच में ना डिस्टेंस आपको बराबर मिलेगा। इक्वी डिस्टेंट होती है बेटा सारी लाइंस ही, है ना। पहली तो आपको ये यूनिफॉर्म है, पहला ये पैरेलल है, दूसरा ये इक्वी डिस्टेंट है, तीसरा ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो लाइंस है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमको बताती हैं कि मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस है ना कि कौन से एरिया में कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो आयरन फाइलिंग्स हैं ये पोल्स के पास में, ये पोल्स के एरिया में ना बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, पोल्स के एरिया में बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। ये हमको ये बताता है कि पोल्स के एरिया में मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है वो पोल्स के एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और दूसरा देखेंगे मैग्नेट के बीच के एरिया में, मैग्नेट के मिडिल के एरिया में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं बेटा। यहाँ पे इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये अपने आप में फार अपार्ट हो जाते हैं। दूर होने की वजह से हमको ये दर्शाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना वो मैग्नेट के मिडल के एरिया में इनका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो दूसरी बात हमको क्या पता चली कि पोल्स पे इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और मिडल में इनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत कम होगा। तीसरी बात हमको ये पता लगी बेटा यहाँ पे कि ये जो लाइन्स बनती है ना ये कंटिन्यूअस होती है। यहाँ पे तो आपको आयरन फाइलिंग्स ना बीच में आपको ब्रेकेज दिख रहा है इतना सारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो आयरन फाइलिंग्स है ना ये तो लिमिटेड नंबर में, इसलिए इसने अपने आप को ब्रेकेज में दिखाया हुआ है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना बेटा ये क्लोज्ड होती हैं और कंटिन्यूअस होती है, ये हमेशा ये कंटिन्यूअस होती है। बीच में इसके कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे हमेशा लाइंस कैसी रहेंगी? हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगी, बीच में कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं होगा। ये आपके पास 3 प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद देखेंगे जरा ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये होती क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ना बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसके आसपास के एरिया में ना इसका जितना भी स्ट्रेंथ होगा बेटा उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ इतना याद रखिए यहाँ पे कि इसके मैग्नीट्यूड को, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है बेटा, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा इसका डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ज़रा देखिए, हम लोगों को यहाँ पे ऐसा देखने में लगता तो है कि ये जो लाइन्स है ना ये कहीं से बेटा इमर्ज हो रही है और कहीं पे जाकर ये अंदर की तरफ घुस रही है मैग्नेट के अंदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही है ना इनका डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाएगा? यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक और मैग्नेट लिया है मैंने, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स है। इसके नॉर्थ पोल के पास में ना मैंने एक यहाँ पे कंपास नीडल रखा हुआ है। इस कंपास नीडल का जो बेटा नीडल है ना, इस कंपास का जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन दिखाता है मुझको, और ये यहाँ पर जाके ना रुक जाता है, इस डायरेक्शन में जाके रुक जाता है। हमने यहाँ पे इसको पॉइंट कर लिया कि भाई इस डायरेक्शन में यहाँ पे रुक जाएगा। इसी कंपास को मैंने यहाँ से हटा करके
अब यहाँ पे रखा तो कंपास का निडल बेटा इस तरफ था, लेकिन यहाँ पर जब आया तो थोड़ा सा घूम गया। जब मैंने इस कंपास को यहाँ पे रखा तो इसका जो निडल है ना बेटा ये इस तरीके से घूम गया यहाँ पे, और जब ये कंपास को मैंने यहाँ पर ला करके रखा तो इसका निडल जो है ना बेटा ये इस तरफ यहाँ घूम गया, और जब यहाँ ला करके रखा तो इसका निडल यहाँ पे घूम गया। और इसी तरीके से अगर हम लोग बहुत सारी जगहों पे कंपास को बार बार रखेंगे ना तो हम लोगों को इसके निडल का डायरेक्शन बार बार अलग दिखेगा, इसके निडल का डायरेक्शन हम लोगों को बार बार मिलेगा। अगर यहाँ पे रखा तो बेटा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे रखा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो रहा है ना। अगर ध्यान से देखें तो ये जो लाइंस है ना बेटा ये हम लोगों को, ये जो कंपास का निडल है ना ये हम लोगों को कुछ बता रहा है। कंपास का जो एरो वाला जो रेड कलर का निडल होता है ना बेटा जिसमें एरो लगा हुआ होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल को दिखाता है। वो किसको दिखाता है? हमेशा नॉर्थ पोल को दिखाएगा। अब ध्यान से देखिए ये वाला हिस्सा अगर नॉर्थ पोल दिखा रहा है बेटा तो ये वाली लाइन जो है ना अगर आप इन लाइंस को ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, इन लाइंस को ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, इन लाइंस को आप ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको ना एक कंटिन्यूअस लाइन भी मिल जाएगी, प्लस ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको मिल रही है ना इसका डायरेक्शन भी आपको मिल रहा है। देखिए सबका डायरेक्शन ना एक ही तरफ अलाइंड है, सबका डायरेक्शन एक ही तरफ में अलाइंड है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको जोड़ते चले जाएंगे तो सबका डायरेक्शन हमको एक तरफ मिल रहा है अगर, तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये कंटिन्यूअस लाइन तो है, प्लस इसका डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है बेटा? कंपास का निडल डिसाइड कर रहा है, और वो भी किस तरफ वाला डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है? नॉर्थ पॉइंट वाला, नॉर्थ वाला जो पॉइंट होगा कंपास का वो डिसाइड कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होंगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन विच, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी, किस डायरेक्शन में होगी बेटा? इन विच नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल मूव्स, जिधर कंपास का निडल जो है, कंपास का निडल का जो नॉर्थ पोल होगा ना वो जिधर मूव करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से बनाएं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मुझको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। मैं कंपास को मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम लोगों को ऐसे दिखने लगेंगे। नीचे भी हटा देते हैं। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को पता लग रहा है कि एक नई प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ी, 3 प्रॉपर्टीज बेटा हमने ऊपर पढ़ी थी। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे कि मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा बेटा? नॉर्थ पोल से निकलता होगा और कहाँ जाएगा? साउथ पोल के अंदर मर्ज हो जाएगा। नॉर्थ पोल से इमर्ज होगा और साउथ पोल में जा करके मर्ज हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी बेटा ध्यान से हम लोग देखेंगे एक बात और कि ये लाइंस ना कंटिन्यूअस भी होती हैं, कर्व भी होती हैं, प्लस ये क्लोज्ड भी होती हैं बेटा। क्लोज्ड का मतलब ये है कि जो लाइंस अंदर की तरफ जा रही है ना ये अंदर की तरफ भी लाइंस होती हैं और ये मैग्नेट के अंदर भी इसी डायरेक्शन में रहेंगी, मैग्नेट के अंदर भी इसी डायरेक्शन में रहेंगी। तो आप लोगों को बात ये ध्यान रखनी है कि मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होगा, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ रहेगा। बाहर की तरफ क्या डायरेक्शन रहेगा बेटा? नॉर्थ से साउथ रहेगा, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ रहेगा। लेकिन मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बेटा साउथ से नॉर्थ रहेगी। ये बात आप लोग याद रखेंगे, है ना। मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ होगा हमेशा, और दूसरा मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होंगे। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगली प्रॉपर्टी बेटा इसके अंदर एक खास बात और है कि जो लाइंस होती है ना ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सपोज करते हैं बेटा कि अगर ये लाइंस ना कुछ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कुछ लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या होगा? यहाँ पे सपोज करो कि एक दूसरा मैग्नेट ला करके रखा है मैंने, जिसका यहाँ पे साउथ पोल या नॉर्थ पोल कुछ भी होगा। इसमें से लाइंस ऐसे निकलती होंगी और यहाँ पे जाएंगी, है ना, ऐसे निकलेंगी और यहाँ पे चली जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये जो लाइन है बेटा ये हमको दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए, लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सपोज करो कि भाई इंटरसेक्ट कर जाए लाइन, अगर ये इंटरसेक्ट लाइन कर जाए तो होगा क्या? मान लो कि यहाँ पे मैंने लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया बेटा, यहाँ पे मैंने लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया है।
अब लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंपास रखूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी कंपास रखूँ, सपोज करो यहाँ पे मैंने एक ऐसा कंपास रखा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल डिसाइड करता है कंपास का। तो यहाँ पे बेटा नॉर्थ पोल जो है क्या कर रहा होगा, यहाँ पे कंपास का निडल इस तरफ डायरेक्शन शो कर रहा होगा इस वाली फील्ड लाइन की वजह से, और इस वाली फील्ड लाइन की वजह से बेटा ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में शो कर रहा होगा। क्या एक मैग्नेट एक कंपास एक वक्त में दो अलग अलग डायरेक्शंस दिखा सकता है? क्या यहाँ तो अगर हमने मैग्नेट को यहाँ रखा, कंपास को यहाँ रखा, तो ये बता रहा है कि एक वक्त में बेटा यहाँ भी नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ है। क्या पॉसिबल है ये बात? ये बात पॉसिबल नहीं है ना। ये बात बिल्कुल अब्सर्ड है, बेतुकी बात है ये। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ना। अभी हमने चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब भी किसी सर्किट के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, एलॉय के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाएगा तो वो अपने साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट को लेकर के आता है। इसी के साथ हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बेटा कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक वायर है जो कि करंट को कैरी कर रहा है, करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, तो वो अपने आसपास में मैग्नेटिक इफेक्ट बनाएगा, वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करेगा। इसी को समझने के लिए ना यहाँ पे हमने एक इलस्ट्रेशन दिखाया है। ये ऑब्जर्वेशन किस तरीके से है देखते हैं ज़रा। यहाँ पे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया गया, एक वायर ली गई है, इसमें से करंट को फ्लो कराया जा रहा है, प्लस यहाँ पे बेटा बीच के अंदर से ना होल किया गया है, यहाँ पे होल में इस वायर को निकाल करके, और इसमें ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पे ये होल करके बीच में कार्डबोर्ड लगाया हुआ है। इस कार्डबोर्ड के ऊपर फिर से वही आयरन के फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया गया है, बहुत ही बारीक से जो टुकड़े होते हैं आयरन के उनको स्प्रिंकल कर दिया गया। स्प्रिंकल करने के बाद ये करंट जब फ्लो कराया गया और इस कार्डबोर्ड को ज़रा सा टैप करा, इस कार्डबोर्ड को ज़रा सा टैप करेंगे तो ये कार्डबोर्ड के ऊपर जो ये स्प्रिंकल्स हैं, ये जो आयरन के फाइलिंग के स्प्रिंकल्स हैं, आयरन के फाइलिंग्स हैं, ये अपने आप को एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज कर रहे हैं। ये अपने आप को एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज कर रहे हैं। इस अरेंजमेंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, तो अगर ये अरेंजमेंट इस तरीके से हो रही है तो यही मैग्नेटिक फील्ड होगा और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को किस तरीके से बना रहा है बेटा? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बना रहा है। कैसा बना रहा है? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बना रहा है। प्लस इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बेटे? कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म्स में होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगी। देखो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है यहाँ पे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहली प्रॉपर्टी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं ये किस फॉर्म में होंगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगी। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है बेटा कि ऐसे सर्कल्स जिनका ना सेंटर सेम होता है और बाद में वो एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल्स बन रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं, द सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। ये जो सर्कल है, अगर हम लोग सेंटर से दूर जाते रहेंगे तो सर्कल जो है ना और बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पहले ये सर्कल छोटा था, थोड़ा दूर गए तो सर्कल बड़ा हो गया, और दूर गए तो ये सर्कल बड़ा हो गया है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा? कुछ कंक्लूजन है यहाँ पे, हमने ऑब्जर्वेशन देखा, प्रॉपर्टीज देखी, कंक्लूजन देखिए। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बने ना बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगा इसका और इसका डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो हम लोग नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। इसका डायरेक्शन क्या होगा? जरा ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं इनका डायरेक्शन क्या होगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसका डायरेक्शन के अलावा पहले हम लोग देखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड जो होगा इसका स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, इसका स्ट्रेंथ कितना होगा। देखिए यहाँ पे ना हम लोगों ने पहले एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया है, यहाँ पे इस जगह पे एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया, इसके पास अपनी एक नीडल होगी। जब ये सेंटर के पास था बेटा, जब यहाँ पे हमने इसको मैग्नेटिक कंपास को रखा है और ये इसके अंदर हम लोगों ने करंट को फ्लो कराया, तो इसके अंदर ना एक डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई। ये अपने जो नीडल है उसको मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने। अच्छा, जब ये जो करंट की वैल्यू है ना इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, करंट की वैल्यू को सपोज करिए पहले मेरे पास 10 एम्पेयर की वैल्यू थी, अब मैंने इसको 20 या 30 या 40 एम्पेयर कर दिया। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ बेटा, ये जो कंपास का निडल है ना, ये जो निडल है इसके अंदर डिफ्लेक्शन और ज़्यादा बढ़ गई, ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूड करा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है, ये किस पे डिपेंड करेगी बेटा? जो करंट फ्लो कराया जा रहा है ना उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर करंट ज़्यादा फ्लो कराएंगे आप कंडक्टर के अंदर, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बनेगा, और अगर आप करंट को कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। बेटा एक और ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम लोग।
जब यहाँ पे मैं अब इस बार हम लोग करंट को वेरी नहीं करा रहे, सपोज करते हैं हमारे पास एक सिर्फ 10 एम्पेयर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक मैंने कंपस रख दिया बेटा, यहाँ पे मैंने एक कंपस को रख दिया और इसके अंदर मैं निडल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ पे निडल बेटा कुछ डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ऑब्जर्वेशन हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व कर लिया, निडल का डिफ्लेक्शन यहाँ पे समझ में आ गया मुझे। अब मैंने यहाँ से ये कंपस को हटाया और मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ इस कंपस को यहाँ पे। अब जब मैं इस कंपस को बेटा दूर लेकर के चला गया तो इसके निडल का डिफ्लेक्शन तो हो रहा था लेकिन बहुत कम हो गया कंपैरिजन में। जब यहाँ रखा हुआ था तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जब यहाँ रखा तो उसकी डिफ्लेक्शन कम हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना वो सेंटर में तो ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही हम सेंटर से दूर चलते चले जाएंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने कुछ कंक्लूजन्स लिखे हुए। कंक्लूजन पहला, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, पहला डायरेक्टली डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर आप करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, करंट बढ़ा देंगे 10 से 20, 30, 40 एम्पेयर कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, और अगर आप करंट घटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट जाएगी। अगला बेटा, इन्वर्सली अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जितना आप डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे, सेंटर से दूर चलते चले जाएंगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाएगी। और अगर आपने डिस्टेंस को कम कर दिया, आप सेंटर के और ज़्यादा करीब चले गए, सेंटर के पास चले गए, इस सेंटर के पास चले जाएंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना बेटा वो बढ़ती चली जाएगी। ये इन्वर्सली डिपेंड करता है। आगे बेटा इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन। हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर्टीज, तीसरा कंक्लूजन और चौथा है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे एक रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल। इसी रूल को बेटा ना इसको हम लोग मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं, लेकिन राइट हैंड थंब रूल हम लोग देखते हैं। इसको कहते हैं मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, लेकिन राइट हैंड थंब रूल क्या होता है इसके बारे में जरा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा इस रूल के लिए ये रूल किसके ऊपर अप्लाई होगा, हमेशा स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर ही अप्लाई होगा। ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर ही अप्लाई होगा ये। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप इमेजिन करिए कि आपका जो राइट हैंड है वो आपके कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसको आपने होल्ड किया हुआ है, और करंट की डायरेक्शन को आप लोग देख लेंगे कि किस तरफ है। आपका थंब जो है बेटा वो उस डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में करंट है। तो मैंने अपना थंब पहले तो राइट हैंड लिया और मैंने कंडक्टर को होल्ड कर लिया, और मैंने अपने थंब का डायरेक्शन किस तरफ कर दिया बेटा, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है। तो ये थंब किस तरफ दिखा रहा है, करंट के डायरेक्शन में दिखा रहा है। अब ये जो बाकी बचे हुए फिंगर्स हैं बेटा आपके, ये फिंगर्स कर्ल होंगे, फिंगर्स रैप होंगे। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स रैप होंगे ना वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा, आप लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये करंट का डायरेक्शन नीचे है तो फिंगर जो कर्ल हो रहे हैं बेटा वो इस तरफ हो रहे हैं। तो ये डायरेक्शन किस तरीके का बन रहा है, ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है। क्लॉकवाइज इसका मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हम लोग बेटा करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये भी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इस बार यहाँ पे करंट का डायरेक्शन नीचे था, इस बार मैं ले लेता हूँ बेटा एक अलग से करंट का डायरेक्शन हम लोग ऊपर ले लेते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन मैंने ऊपर ले लिया, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर ले लिया गया है तो यहाँ पे अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ इस तरीके से मिलेगी, वो होगी आपका एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसमें डायरेक्शंस कैसे होंगे बेटा, इस तरीके से होंगे डायरेक्शंस, इस तरीके से आपको डायरेक्शंस दिखेंगे। ये कौन सा डायरेक्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल जाएगा। आपको जो है डिस्प्ले के ऊपर राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन मिल रहा होगा, उसको आप लोग लिख लीजिए। प्लस हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ना वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है बेटा ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब हमको ये सवाल ये पूछता है कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो कर रहा है
तो इस वायर के बेटा ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर हम ये इसको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम लोग राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूँ बेटा, तो मैं इमेजिन करूँगा कि ये वायर मैं अपने हाथ में होल्ड किया हुआ, ये मैंने इमेजिन कर लिया। अगर ये इमेजिन कर रहा हूँ तो मैं इस थंब को किस डायरेक्शन में लेकर के जाऊँगा, इस करंट के डायरेक्शन में लेकर के जाऊँगा। अगर मैं इस करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को लेकर के जा रहा हूँ तो मेरी फिंगर्स बेटा इस तरीके से कर्ल हो रही है, मेरी फिंगर्स इस तरीके से कर्ल हो रही हैं। तो ऊपर की तरफ से जो है ना अंदर की तरफ जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर नीचे की तरफ से बाहर आ रहा है। तो अपवर्ड कैसा हो जाएगा बेटा, इनवर्ड, सॉरी अबव कैसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड हो जाएगी, और बिलो कैसी हो जाएगी बेटा, ये आउटवर्ड हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना नहीं पूछा, उसने बोला है कि बेटा अगर आप ईस्ट से देखेंगे, ईस्ट डायरेक्शन से, ईस्ट एंड से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, और अगर आप वेस्ट एंड से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा। हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने ईस्ट एंड से इस वायर को देखना स्टार्ट करा, इस वायर को मैं अगर ईस्ट एंड से देखूंगा तो मुझको बेटा ये ऊपर से इनवर्ड जाते हुए दिख रहा है और नीचे से आउटवर्ड आते हुए दिख रहा है, तो मुझको ये बेटा क्लॉकवाइज आते हुए दिख रहा है। अगर मैं ईस्ट एंड से इसको देखूंगा, ईस्ट एंड से अगर मैं देखूं इसको, तो मुझको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर मैं इसको बेटा वेस्ट एंड से देखूंगा, दूसरे एंड से देखूंगा, तो मुझको कैसा दिखेगा। अगर मैं इसको वेस्ट एंड से देखूं, देखिए अगर मैं इसको वेस्ट एंड से देखूं तो मुझको यहाँ पे ऊपर से इनवर्ड और नीचे से आउटवर्ड आते हुए दिख रही है, तो मुझको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है। बेटा नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, अगर कोई स्ट्रेट वायर हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी वायर को मैं ना लूप में बदल दूँ, एक कॉइल में बदल दूँ, सर्कुलर लूप बना दूँ उसमें, है ना, उस वायर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दूँ, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दूँ, तो उसके वजह से इस लूप के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे बेटा ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले मैंने ना एक जो वायर थी हमारे पास उसको ना लूप में बदल दिया, एक सर्कुलर लूप बना दिया। इस सर्कुलर लूप बना के बेटा इसके बीच में ना हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड को लगा दिया और इसके ऊपर फिर से वही आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है ना करंट को सप्लाई करना स्टार्ट करा, करंट का सप्लाई स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट का। अब जब जैसे ही करंट का सप्लाई स्टार्ट करा और मैंने इस कार्डबोर्ड को ज़रा सा टैप करा, तो यहाँ पे ये जो आयरन फाइलिंग्स है ना बेटा, इन लोगों ने अपने आप को, इन चीज़ों ने अपने आप को एक स्पेशल अरेंजमेंट में अलाइन कर लिया, एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज कर लिया। तो स्पेशल पैटर्न बेटा आप लोगों को ना यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके का है वो। ठीक है ना, ये जो स्पेशल पैटर्न है बेटा ये हमको दर्शाता है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और कुछ इस तरीके से इस पैटर्न में बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और उनकी लाइंस कैसी होंगी, जिस तरीके से आयरन फाइलिंग्स ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए हम लोग, ये यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है इस तरीके का। अब हम लोग देखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रॉपर्टीज़ है ना इसकी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम लोग ना इसका डायरेक्शन देखेंगे। आप लोगों को याद हो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है स्ट्रेट वायर के लिए, बेटा वही राइट हैंड थंब रूल ना मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा, लेकिन कैसे अप्लाई करूँगा आप लोगों को इसको समझना है। देखिए मैं ना यहाँ पे सर्कुलर लूप जो है इसको छोटे छोटे वायर्स में कंसिडर कर लेता हूँ। एक ऐसा वायर कंसिडर कर लेता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि मुझको ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखेगा। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया है वायर, छोटा सा वायर अगर मैंने यहाँ पे इतना टुकड़ा लिया ना इतना वायर का, तो मुझको ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखेगा। अगर वो स्ट्रेट वायर है बेटा तो उसके ऊपर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है ना। अब हम लोग ये छोटा सा जो वायर है इस पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, पूरे कॉइल पे नहीं, सिर्फ इतने पे, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है और वो कैसा दिख रहा है मुझको, स्ट्रेट वायर दिख रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे बेटा। राइट हैंड थंब रूल अगर मैंने अप्लाई किया तो अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करना है और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रैप होंगी, जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की दिखा रहा होगा। बेटा इस वाले छोटे हिस्से की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना वो मुझको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरफ से जो है बेटा अंदर की तरफ जा रहा है और उस तरफ से बाहर आ रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है मुझको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुझको दिख रहा है। अच्छा, अगर यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है तो बेटा यहाँ से वापस आ रहा होगा, लेकिन अंडरस्टूड चीज़ है, यहाँ से अगर ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मुझको दिख रहा होगा।
अब ध्यान से देखेंगे बेटा, वही कॉन्सेप्ट ना मैं इस वाले पार्ट के, इस लूप के छोटे से वायर के पार्ट पे भी लगाऊंगा। मैंने अगर छोटा सा वायर का पार्ट ले लिया तो मुझको वो भी जो है ना एक स्ट्रेट वायर की तरह कंसिडर कर सकता हूँ, मैं स्ट्रेट वायर की तरह इसको मैं ले सकता हूँ। अगर मैंने इसको स्ट्रेट वायर ले लिया बेटा छोटे से हिस्से को जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे मैं राइट हैंड थंब रूल लगा सकता हूँ। लेकिन बेटा इस वक्त ना राइट हैंड थंब रूल में थंब अपना इधर की डायरेक्शन में नहीं ले सकता, क्योंकि करंट जो है ना वापस नीचे की तरफ जा रहा है, तो करंट जो है थंब जो है करंट की डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया बेटा, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरा जो फिंगर्स है ना वो रैप हो रही हैं, कर्ल हो रही हैं, इस तरफ से बाहर आ रही हैं और इस तरफ से वापस अंदर जा रही होगी। इस तरफ से जो रैप हो रही है मेरी फिंगर्स, इस तरफ से बाहर आता हुआ दिख रहा है मुझको और इस तरफ से वापस अंदर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से बाहर आ रहा होगा क्लॉकवाइज, मुझको ऐसा बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब कि ये वाला जो इस हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो इस डायरेक्शन में होगी, इस हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो आप लोग समझ जाएंगे बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने छोटे छोटे हिस्से में राइट हैंड थंब रूल लगाया और दोनों हिस्सों में हम लोगों ने बेटा यहाँ पे दिखाया कि इस तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरफ बेटा क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन इसका, और इस तरफ कैसा होगा बेटा एंटी क्लॉक होगा, है ना, एंटी क्लॉक इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, इतना हम लोगों को समझ में आ गया कि राइट हैंड थंब रूल से ही हमने डायरेक्शन का भी पता लगा लिया। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है ना, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है। बेटा कई बार एक दो नंबर में ये सवाल आ जाता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके अंदर बन रही है इसके कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल या फिर लूप आर सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक इन नेचर। देखिए ध्यान से, ये जो लूप है ना बेटा ये इसका नियर कहलाएगा, ये इसका नियर नहीं है, ये लूप है ना, लूप के करीब में, वायर के करीब में या कॉइल के करीब में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सर्कुलर बनेगी और कॉन्सेंट्रिक बनेगी। ये बात हम लोगों को दिख भी रही है, यहाँ पे बेटा सर्कुलर बन रही है और कॉन्सेंट्रिक, यानी कि बहुत सारे सर्कल्स बन रहे हैं जिनका एक ही सेंटर है। इस वाले लूप में भी देख लो आप और इस वाले लूप में भी देख लीजिए, यानी कि पहला पॉइंट हम लोगों ने समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, लूप के बीच के एरिया में, लूप के बीच के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या सेम है बेटा। इस वाले लूप के इस वाले पार्ट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, इस वाले पार्ट की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, लेकिन लूप के बीच में अगर ध्यान दें तो सबका डायरेक्शन सेम आ रहा है, सबका डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये भी बात याद रखेंगे बेटा, अगर सर्कुलर लूप है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछता है आपको, तो बीच के हिस्से में बेटा जो स्पेस जो वो रीजन जो कि मैग्नेटिक लूप के अंदर है, वहाँ पे सारी मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन ना सेम होता है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे बेटा। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर आर यूनिफॉर्म। ये कह रहा है कि भाई सेंटर में जो बिल्कुल लूप के बीच का हिस्सा है, लूप के बिल्कुल बीच का हिस्सा बेटा, ये वाला लूप के ये वाला बीच का हिस्सा, ये वाला बीच का हिस्सा, ये कह रहा है कि जो लूप के बीच का हिस्सा ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगी। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तो पैरेलल होगी और दूसरा स्ट्रेट होगी, पैरेलल होगी और दूसरा स्ट्रेट होगी। देखो ध्यान से देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बन रही है ना कंसेंट्रिक, तो बहुत बड़ी होती जा रही है, लार्जर एंड लार्जर होता जा रहा है। जितना यहाँ से बढ़ता चला जाएगा ना, हमको यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगी, इसकी वजह से भी वो स्ट्रेट दिखेंगे। और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बन रही होंगी ना, वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। क्या होंगी? ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर। किसका सेंटर बेटा? सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप। ये कह रहा है कि बेटा लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो सबसे ज्यादा होगी। लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका स्ट्रेंथ बेटा सबसे मैक्सिमम होगा। लूप का सेंटर बेटा यही कहलाएगा, इतना हिस्सा, या इससे भी कम हो सकता है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिलेगी। इसके अलावा लूप में आप कहीं भी चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। इसके कंपैरिजन में कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, चाहे आप इसके यहाँ पे वायर के बिल्कुल करीब में ही क्यों ना चले जाएं। आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ भी चले जाएंगे ना, आपको इसके कंपैरिजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ऐसा क्यों होता है बेटा? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, ये दोनों पार्ट की वजह से बन रही है, इनकी लाइंस आ रहे हैं दोनों। लेकिन यहाँ पे जो बन रहा होगा बेटा, वो सिर्फ इस पार्ट की वजह से बन रहा होगा। यहाँ जो बन रहा होगा वो सिर्फ इस पार्ट के लिए बन रहा होगा, इस पार्ट की वजह से बन रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों पार्ट की वजह से आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखिए बेटा, अगला टॉपिक हमारा है डिपेंडेंसीज। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। देखो हम लोग ध्यान से, हमने स्ट्रेट वायर में पढ़ा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ना करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ भी बेटा सेम है ऑलमोस्ट। देखते हैं,
पहला पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन करंट। सबसे पहले करंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, यानी कि करंट अगर इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर करंट डिक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे मतलब लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन करंट एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर आपने डिक्रीज कर दिया करंट को तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बेटा ये बहुत समझने वाली बात है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बेटा इनवर्सली डिपेंड करती है किस पे, डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करना है आपको, लूप के सेंटर से डिपेंड करना है, लूप के सेंटर से कैलकुलेट करना है, मेजर करना है। देखो ध्यान से, लूप के सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा आपको यहाँ पे हमने देखा। लूप के सेंटर से आप जितनी भी दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे। तो जितना आप दूर चले जाएंगे लूप के सेंटर से, मैग्नेटिक फील्ड घटती चली जाएगी। यहाँ पे मतलब लिखा है देखो, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप। जैसे ही हम लोग सेंटर से, लूप के सेंटर से दूर चलते चले जाएंगे कहीं पे भी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। और वैसे ही वाइसा वर्सा, अगर आपने कोई कंपास या कोई भी चीज़ बेटा अगर सेंटर के करीब लेके गए तो आपको सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है ना। इसका बेटा एक और थर्ड पॉइंट भी है, बहुत समझने वाली चीज़ है। देखो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। देखो हमने यहाँ पे जो वायर को कॉइल करा है ना, यहाँ पे जो वायर को लूप बनाया है वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ वायर का, जिसको मैंने कॉइल कर दिया, लूप कर दिया। ये हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, एक पार्ट के लिए हमने एक छोटा सा वायर को हमने ऐसे लूप कर दिया, कॉइल बना दिया। बेटा इसका प्रैक्टिकल यूज़ ना हम लोग थोड़ी देर मतलब इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, बहुत सारे ना कॉइल के टर्न्स बना दिए जाते हैं। ये जो वायर होती है ना बहुत लंबी सी होती है, उसमें बहुत सारे टर्न्स दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स हो जाएंगे बेटा, इस वायर के बहुत सारे टर्न्स हो जाएंगे, बहुत सारे 1000, 2000, 5000, 10,000 टर्न्स हो जाएंगे। अब देखो बहुत सारे अगर हमने टर्न्स कर दिए ना तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली, डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज n टाइम्स, जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स दे रहे हैं, अगर दो टर्न्स दे रहे हैं आप, दो लूप बना रहे हैं आप, तो 2 टाइम्स जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने 10 टर्न्स दे दिए, यहाँ पे n को बेटा कोई भी डिजिट हो सकता है, 10 टर्न्स दे दोगे आप तो मैग्नेटिक फील्ड 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से वाइस वर्सा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज n टाइम्स इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। देखो यहाँ पे ना एक सवाल हो सकता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है n टाइम्स, अगर हमने n नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, तो ऐसा होता क्यों है? नंबर ऑफ टर्न्स देने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्यों कर रही है, क्या वजह हो सकती है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, because each turn would have the current in the same direction। बेटा हर बार जो टर्न आप देंगे ना उन सब में करंट का डायरेक्शन तो सेम ही आएगा ना, करंट का डायरेक्शन आपको सेम ही मिलेगा। जितना भी टर्न्स दे दो आप, 10,000, 20,000, 50,000 टर्न्स दे दो, सबका करंट का डायरेक्शन सेम होगा। और हर एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट का डायरेक्शन सेम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ऐड अप होता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ईच टर्न वुड हैव करंट इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एड्स अप। करंट का डायरेक्शन सेम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो होगी हर एक लूप की वजह से, लेकिन करंट का डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बस ऐड होती चली जाएगी। अगर करंट का डायरेक्शन बेटा ऑपोजिट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड सबट्रैक्ट भी होगी, डिक्रीज भी होगी। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग टर्न्स देते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जितने टर्न्स आपने दिए हैं उतने ही गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी बेटा? क्योंकि सबका हर लूप का डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगा और हर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सब सिर्फ एज इट इज एड अप होता चला जाएगा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलेनॉइड। अच्छा सोलेनॉइड ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है हमको। ठीक है, देखो सोलेनॉइड जो है ना एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक चीज़ों को ना मैग्नेटाइज करने के काम में आता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आयरन के पीस को मैग्नेटाइज कर देता है, यानी कि वो आयरन का जो पीस है ना बेटा, अब इसकी हेल्प की वजह से वो आयरन का पीस ना एज अ मैग्नेट काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे मैग्नेट्स को जो कि सोलेनॉइड की हेल्प से मैग्नेटाइज किया जाता है, जिनको जो कि टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम में आता है। ठीक है, अब ये सोलेनॉइड होता क्या है बेटा? सोलेनॉइड ना एक ऐसा कॉइल होता है, एक ऐसा लूप होता है जिसको ना बहुत सारे टर्न्स दिए जाते हैं, बहुत सारे
1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 ऐसे टर्न्स दिए जाएंगे। और ये टर्न्स ना किस चीज़ के बने होते हैं बेटा, ये जो वायर होती है ना, ये कॉपर वायर होती है, और कॉपर वायर भी बेटा इंसुलेटेड होती है, यानी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कवर चढ़ा हुआ होता है जिससे कि करंट जो है ना बेटा इधर उधर लीक ना हो, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर को बहुत सारे टर्न्स दिए जाते हैं। किस फॉर्म में टर्न दिया जाता है बेटा, इसको ना टर्न्स दे दे के सिलेंडर के फॉर्म में बना दिया जाता है। अगर सिलेंडर के फॉर्म में बन गया तो ये क्या है बेटा, ये एक सोलिनॉइड की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। डेफिनेशन देखेंगे बेटा, अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलिनॉइड। इनके जो वायर्स होते हैं बेटा, इसको जो रैप किया जाता है बहुत ज़्यादा क्लोजली किया जाता है। यहाँ पे मैंने देखो एक सोलिनॉइड बनाया भी है, लेकिन इसके अंदर जो रैपिंग की है ना वायर की, बहुत ज़्यादा दूर दूर है। ये तो आपको समझाने के लिए दूर बनाया गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इतना क्लोज होंगे कि आपको लगेगा कि बीच में कोई गैप है ही नहीं, ठीक है। अब देखो सोलिनॉइड का डेफिनेशन हम लोग पढ़ ली। सोलिनॉइड हमारा बनता है कुछ इस तरीके का है बेटा। अब ये सोलिनॉइड जो बनता है ना, ये सोलिनॉइड जो है बेटा एक मैग्नेट की तरह भी काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर ये मैग्नेट है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर, तो बेटा उसका डायरेक्शन भी होगा। उसके डायरेक्शन को समझना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले अब लोग ने देखना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे ना मैंने जो वायर ली है ना, इसके अंदर बैटरी लगा करके इसमें करंट को फ्लो कराया है। और ये करंट फ्लो करने के बाद बेटा यहाँ पे ना डॉटेड लाइंस दिख रही हैं आपको, ऐसे ऊपर जाते हुए कॉइल के फॉर्म में। कुछ डॉटेड लाइंस हैं, कुछ सॉलिड लाइंस हैं। तो जो डॉटेड लाइंस है ना वो पीछे की तरफ है, और जो सॉलिड लाइंस है वो आगे की तरफ है। बोलने का मकसद ये है, अगर ये सोलिनॉइड का एक सोलिनॉइड अगर हम इसको कंसिडर कर लें बेटा, तो वायर के थ्रू करंट इस तरीके से जा रहा है और पीछे की तरफ से आ रहा है बेटा, पीछे की तरफ से बाहर की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ से बाहर की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ से बाहर की तरफ आ रहा है। मुझको बेटा ऐसा करंट का डायरेक्शन कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा मुझे। अच्छा क्लॉकवाइज अगर दिख रहा है तो यहाँ पे मैं बेटा क्लॉकवाइज का ना एक डायरेक्शन बना देता हूँ ऐसा करके, ठीक है। क्लॉकवाइज बना दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। हम आगे देखते हैं, इस तरफ देखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का, इस तरफ वाला देखेंगे बेटा। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक सोलिनॉइड का एक पीस है, एक पार्ट है ये सोलिनॉइड का। करंट जो है बेटा ऊपर की तरफ से आ रहा है, पीछे की तरफ से आ रहा है और आगे की तरफ नीचे आ रहा है। पीछे की तरफ से ऊपर और आगे की तरफ से नीचे, पीछे की तरफ से ऊपर और आगे की तरफ से नीचे। मुझे बेटा करंट का जो डायरेक्शन है ना वो मुझको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ध्यान से देखो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बेटा सर्कल बना देता हूँ और उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, ठीक। अब डायरेक्शन को समझने की देखो एक ट्रिक है बेटा, इसका ना एक रूल होता है, क्लॉक फेस रूल होता है, ठीक है। क्लॉक फेस रूल डायरेक्शन का डेफिनेशन मैं आपको जो है ना लिख करके यहाँ पे दिखा दूंगा, आपको समझना है। देखो क्लॉक फेस रूल क्या है, यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि करंट का डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज होगा, और यहाँ पे हमको समझ में आ गया करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। बेटा जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा ना वो आपके मैग्नेट का एक पोल बन जाएगा, और वो कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। ध्यान से देखो जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे इंडिकेट की है ना, नॉर्थ के जो ये एन के जो लाइंस है ना, वही डायरेक्शन इसको मिली है, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आपको क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन मिले, क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन मिले, तो यहाँ पे ना आपको बेटा कौन सा पोल बनता हुआ दिखेगा, आपको यहाँ पे पोल बनता हुआ दिखेगा साउथ पोल। ध्यान से देखो साउथ में एस में जो यहाँ पे एंड्स है ना, उनको जो एरो मिला है, जो मैंने एक सर्कल में एरो प्रोवाइड किए थे ना, बिल्कुल सेम एरो, सेम डायरेक्शन के एरो मिले हैं। ये तरीका है बेटा क्लॉक फेस रूल का। अब देखो इससे मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था और यहाँ पे नॉर्थ पोल आपका बन गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सोलिनॉइड को अपने इस तरफ से देखूंगा ना, इस तरफ से देखूंगा, तो मुझे मैग्नेट का नॉर्थ पोल दिखने लगेगा, क्योंकि सोलिनॉइड चीज़ों को तो मैग्नेटाइज करता ही है और खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे सोलिनॉइड बेटा इस तरफ से ना मैग्नेट दिखेगा, और ये इसका इस वाला हिस्सा, ये इस मैग्नेट का, इस सोलिनॉइड का ये वाला हिस्सा कौन सा पोल इंडिकेट करेगा बेटा, नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा। और वो वाला हिस्सा अगर मैं देखूँ तो वो वाला हिस्सा मुझको क्या इंडिकेट करता हुआ दिखेगा, साउथ पोल इंडिकेट करता हुआ दिखेगा। अगर आप लोगों को याद हो बेटा, मैग्नेट के अंदर ना, मैग्नेट के अंदर दोनों पोल्स होते हैं और नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर जाकर के मर्ज हो जाती हैं। क्या इसी तरीके का डायरेक्शन इस सोलिनॉइड के अंदर भी बन रहा होगा? बिल्कुल बन रहा होगा बेटा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, ये नॉर्थ पोल के, नॉर्थ पोलैरिटी की तरफ से निकल रही होगी और साउथ पोलैरिटी की तरफ जाकर के मर्ज हो रही होगी। बहुत ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। ये रूल का है, रूल का नाम है बेटा क्लॉक फेस रूल। डेफिनेशन में आपको यहाँ पे लिख के दे दूंगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई, इसकी डायरेक्शन कैसे हम लोग पता लगाएंगे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही है ना, इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ध्यान से देखना है बेटा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलिनॉइड के अंदर बनेंगी ना, वो हमेशा यूनिफॉर्म है बेटा। हमने ना
स्ट्रेट वायर लिया, उसके चारों तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी कि कैसे है। हमने सर्कुलर लूप लिया बेटा, उसके अंदर ना लूप के बीच का हिस्सा देखा हमने। अब यहाँ पे हमने सोलिनॉइड लिया है, तो बेटा सोलिनॉइड के अंदर के हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है हमको, और कहीं नहीं पढ़ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। हम लोग अंदर के हिस्से का, ये जो सिलेंडर हमको एक सिलेंडर के फॉर्म में मिल रहा है ना, बस इतने हिस्से का, अंदर के हिस्से का हमको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है कि कैसा होता है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जो बन रही है बेटा, सोलिनॉइड के अंदर, बाहर से हमें मतलब नहीं है, अंदर की तरफ बन रही है, वो कैसी रहेंगी, हमेशा यूनिफॉर्म होंगी। यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट भी होंगी और पैरेलल टू द एक्सिस भी होंगी। पैरेलल टू द एक्सिस मतलब जिस डायरेक्शन में सोलिनॉइड है आपका, उसी डायरेक्शन में पैरेलल होगा, ठीक है। एक तो आपको स्ट्रेट दिखेंगी ये लाइंस अंदर, और दूसरी पैरेलल मिलेंगी, मतलब कभी भी लाइन किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी ना, वो हर पॉइंट पे बराबर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में 1 नंबर का आ जाता है ये सवाल, ठीक है। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे कम है, या यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, नहीं। सोलिनॉइड के अंदर हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम होगा, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। बेटा आखिरी पॉइंट, ये जो सोलिनॉइड है ना, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और उसकी भी फिक्स पोलैरिटीज होंगी, जो हमने यहाँ पे देखा। ये सोलिनॉइड बेटा बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके पास फिक्स पोलैरिटीज भी हैं, नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी इसके पास है। अब देखो डायरेक्शन आ गया हमारा, डायरेक्शन की डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको लिख कर दे दूंगा। अगला देखेंगे कंक्लूजन बेटा। कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट देखो, इट एक्वायर्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट। क्या ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और मैग्नेट के पास बेटा एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हमने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया ना धागे से लटका के, तो ये हमेशा अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। इसी तरीके से अगर हमने सोलिनॉइड को बनाया और हमने इसको बेटा एक थ्रेड से या किसी भी चीज़ से लटका दिया सोलिनॉइड को, तो ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर बेटा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ये एक्वायर कर लेता है। कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, इसलिए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। दैट इज इट अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इफ सस्पेंडेड फ्रीली। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा इसका। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो एक्वायर्स अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि बार मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। आसपास में अगर आपने कोई मैग्नेटिक चीज रख दी, कोई आयरन का पीस रख दिया, तो अपनी तरफ उसको खींच लेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, द पोलैरिटीज वुड बी चेंज्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज। अगर आपने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अगर आपने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो पोलैरिटीज ना चेंज हो जाएंगी। बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने देखो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे लगाया था, यहाँ से निकल रहा है पॉजिटिव एंड से बैटरी के, और नेगेटिव एंड में जाके जा रहा है। अगर मैं बैटरी को उल्टा कर दूँ, यहाँ पे नेगेटिव एंड कर दूँ और यहाँ पे पॉजिटिव एंड कर दूँ, तो बेटा करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा क्या, यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ से ऊपर आएगा, सब जगह करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इमर्ज हो रही थी पहले, यहाँ पे जाकर मर्ज हो रही थी। अब बेटा ये पोल्स ना चेंज हो जाएंगे, ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिखेंगी आपको, और यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखेंगी। मतलब ये है कि अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया, तो पोलैरिटीज भी चेंज हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। बच्चों हम लोगों को ना सोलिनॉइड के एप्लीकेशंस भी पता होने चाहिए कि सोलिनॉइड जो है हमने देखा कि किस तरीके से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं, कहाँ कहाँ पे उसके मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है ना। और ये भी पढ़ा हमने कि भाई कंक्लूजन सोलिनॉइड जो है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को अपने चारों तरफ जो है किस तरीके से पोल्स बनाता है, कैसे जो है बार मैग्नेट की तरह जो है काम करता है। बेटा सोलिनॉइड का प्रॉपर्टी क्या है, सोलिनॉइड कहाँ पे इस्तेमाल में आता है। सोलिनॉइड जो है ना चीज़ों को मैग्नेटाइज करने के काम में आता है, चीज़ों को मैग्नेटिक बनाने के काम में आता है। सबको नहीं, ऐसी चीज़ें जो कि खुद से मैग्नेटिक होती हैं, जिनके नेचर के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है, जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील भी बेटा, स्टील भी। तो देखो मैग्नेटिक एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारे पास सोलिनॉइड के। सबसे पहले सोलिनॉइड इज़ यूज्ड टू मैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटीरियल्स। कौन कौन से मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं जिनको मैग्नेटाइज करने के काम में आ सकता है सोलिनॉइड, जैसे कि आयरन हो जाएगा बेटा, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, एटसेट्रा, है ना। क्या कर सकते हैं हम बेटा, कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं हम इसको। एक सॉफ्ट आयरन का पीस, अगर मैं कुछ भी ले सकते हैं बेटा इसमें से हम लोग, लेकिन मैंने सॉफ्ट आयरन का पीस, सॉफ्ट क्या है बेटा कि सॉफ्ट जो है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, हार्ड पीस लेंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन जो हमने लिया है, अभी समझाता हूँ मैं और एक बार और। सॉफ्ट आयरन का पीस हम लोग ले लेंगे
और इस जो कॉइल बनाया बेटा सॉलिनॉइड के जो कॉइल्स होते हैं इसके बीच में हम लोग इसको डाल देंगे। जब इसके बीच में इसको डालेंगे बेटा तो जो आयरन का पीस हमने इसके अंदर डाला था वो ना एक मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। सॉफ्ट आयरन अगर आपने लिया है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, ये जो मैग्नेट जो है बन गया है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल में आ सकता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, लेकिन इसके पास ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेगा। दूसरी बात, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रेन्स, फैंस एटसेट्रा, इन सब के अंदर ये चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होती है। ठीक है, अगली बात बेटा, ये किस चीज़ में काम आ सकता है ना, आयरन के बड़े बड़े पीसीस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में काम आ सकता है। ठीक है, यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन सच एज गर्डर्स। जो घर बनाने के अंदर बेटा बीम्स यूज़ होते हैं, बीम बहुत मोटे मोटे से जो है बीम्स यूज़ होते हैं, उनको गर्डर्स कहते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के काम में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के काम में आते हैं। ठीक है, अगला बेटा, ये मेडिकल प्रैक्टिस में भी यूज़ होता है। कई बार कुछ आयरन के पीसीज अगर बॉडी के किसी हिस्से में चले गए और वो स्कैटर हो गए बेटा, छोटे छोटे पीसीज बन गए, तो उनको इंडिविजुअली निकालना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो उसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प लेते हैं ताकि वो सारे आयरन के पीसीज एक साथ बाहर की तरफ निकल सकें। बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग ना पहले थोड़ा ही समझेंगे कि हांस ऑयस्टर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हम लोगों को ये बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी सपोज करिए कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, तो वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आप रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। हमने पहले देखा बेटा स्ट्रेट कंडक्टर के केस में उसके आसपास में एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंपास को रखा था तो वो कंपास क्या था बेटा, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस था, तो वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा था। इसका मतलब वो जो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कंपास के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कराएंगे तो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, चीज़ों के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये हांस ऑयस्टर्ड ने बताया। इसके बाद एम्पेयर ने बेटा इसका बिल्कुल उल्टा चीज़ ना बिल्कुल वैलिडेट कर दी, बिल्कुल इसका ऑपोजिट चीज़ ना एकदम प्रूफ कर दिया कि उन्होंने ये बताया कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बना करके चीज़ों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, तो अगर हम इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को, या स्ट्रेट हो कैसा भी हो, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो बेटा इसके ऊपर भी ना कोई फोर्स लगना चाहिए जिसका नेचर अपोजिट होगा और एग्जैक्टली इक्वल होगा। एक बार फिर से समझो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि अपने आसपास में कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और चीज़ों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। हांस ऑयस्टर्ड ने ये चीज़ बताई। एम्पेयर ने क्या बताया बेटा, अगर हम इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, बहुत बड़े बड़े से मैग्नेट्स ले लो, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही होंगी, इस स्ट्रेट कंडक्टर को उसके बीच में रख दो, तो मैग्नेटिक फील्ड्स बेटा स्ट्रेट कंडक्टर जो कि करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, इसके करंट फ्लो करने की वजह से इस वायर के ऊपर या रॉड के ऊपर जो भी है ये, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो कि हमको एम्पेयर ने बताया। देखो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एम्पेयर ने जो हमको बताया है। टॉपिक क्या है बेटा, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऑब्जर्वेशन में बेटा एक ना फिगर है आपकी बुक के अंदर 13.12, या फिर आपके चैप्टर के अंदर जो भी चैप्टर का नंबर है 12, चैप्टर का नंबर है 11 है, तो उसमें आप जो .12 लिखा हुआ होगा फिगर के आगे 12.12 लिखा होगा या 13.12 होगा, उस फिगर को आप देखेंगे बेटा। उस फिगर के अंदर ना एक मैग्नेट लिया हुआ है जो कि हॉर्स शू शेप का है, उसके बीच में ना एक एल्यूमिनियम रॉड लगाई हुई है। वो एल्यूमिनियम रॉड के अंदर बेटा करंट फ्लो कराया गया है। करंट फ्लो कराने के वक्त हमने देखा कि रॉड के जो मैग्नेट के बीच में रॉड है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया वो, तो वो ना करंट कैरिंग कंडक्टर जो रॉड था बेटा वो अपनी तरफ से ना मूवमेंट दिखा रहा है कुछ। जब हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो मूवमेंट दिखा रहा है। मूवमेंट का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हॉर्स शू की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो उस कंडक्टर के ऊपर, उस रॉड के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इन्होंने देखा जो साइंटिस्ट जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इस इलस्ट्रेशन को,
तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो क्या होगा, जरा देखते हैं। करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए बेटा बैटरी को हम लोग ऑपोजिट कर देंगे, बैटरी को पलट देंगे। अगर बैटरी को हमने पलटा और करंट का डायरेक्शन चेंज करा तो भी बेटा वही मूवमेंट हम लोगों को दिख रही है। करंट का डायरेक्शन चेंज करने से भी मूवमेंट हमको दिख रही है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन चेंज करने से भी मूवमेंट हो रही है, तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई मैग्नेट के पोल्स को इंटरचेंज कर दीजिए, नॉर्थ की जगह पे साउथ ले आइए और साउथ की जगह पे नॉर्थ ले आइए, फिर देखिए कि क्या होता है। तो जब मैग्नेट के पोल्स को चेंज किया गया, इंटरचेंज किया गया, तो भी रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने की वजह से रॉड के अंदर मूवमेंट और मोशन हम लोगों को दिख रहा था। तो कंक्लूजन ये है कि भाई जैसे ही रॉड के अंदर करंट को फ्लो कराया जाएगा और अगर वो रॉड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो वो रॉड बेटा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशन है। पहला, करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो जो एल्यूमिनियम रॉड थी बेटा जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है जब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, जो करंट की डायरेक्शन है ना, अगर उसको अपोजिट कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स। मतलब अगर रॉड बेटा पहले एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो अब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से रॉड ना दूसरी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, इफ द पोलैरिटीज आर इंटरचेंज्ड, अगर मैग्नेट के पोल्स को चेंज कर दिया गया, नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ बना दिया गया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगेन गेट्स रिवर्स्ड। बेटा जब नॉर्थ का साउथ और साउथ को नॉर्थ की जगह पे कर दिया गया तो सपोज करो पहले जो रॉड था ना वो इस तरफ मूव कर रहा था, जब पोलैरिटीज चेंज कर दी गई तो रॉड की मूवमेंट अब इस तरफ हो गई, यानी कि रिवर्स हो गई मूवमेंट। ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन के बाद ना कुछ कंक्लूड किया गया। क्या कंक्लूड किया गया देखते हैं जरा। पहला कंक्लूजन ये है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो फोर्स का डायरेक्शन है ना कंडक्टर के अंदर, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां से हम लोगों ने देखा कि करंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी कि अगर हमने पोलैरिटीज को चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। बेटा नेक्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि क्या कंक्लूड किया गया, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं बेटा, ये कह रहा है कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना रॉड के ऊपर, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो मैक्सिमम ऑब्जर्व किया गया है कब, जब जो करंट की डायरेक्शन थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, यानी कि 90 डिग्री पे था। बेटा ये जो सेकंड कंक्लूजन है ना, इसको अभी हम लोग एग्जांपल्स के फॉर्म में और समझेंगे। ठीक है, इसको अभी आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हमने कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसको कैसे समझना है अभी बताता हूँ मैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बेटा इस जो टॉपिक है इसके हम लोग समझेंगे, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। बेटा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर, तो वो फोर्स बेटा कई बार जो है ना कई बार अपने डायरेक्शन को, मोशन को रिवर्स कर रहा था। तो इसका जो डायरेक्शन है ना बेटा किसी न किसी चीज से जो है स्पेसिफाई किया जाएगा, किसी न किसी चीज के इसके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है ना। इस डायरेक्शन को निकालने के लिए बेटा एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग जिन्होंने इस रूल को बनाया था। अच्छा, ये रूल के अंदर क्या कहते हैं कि बेटा अपने लेफ्ट हैंड के बेटा थंब को, इंडेक्स फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, इस तरीके से खोलना है कि ये आपस में 90 डिग्री में हो, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखिए ये थंब इंडेक्स फिंगर के 90 डिग्री पे है, ये इंडेक्स फिंगर बेटा ये सेंट्रल फिंगर के 90 डिग्री पे है और ये सेंट्रल फिंगर बेटा ये थंब के 90 डिग्री पे है। ये सेंट्रल फिंगर ये थंब के 90 डिग्री पे है। ये आपस में तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। फ्लेमिंग्स ने हमको बताया बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेने का क्या रीजन है, क्योंकि हमने जब ऑब्जर्वेशन देखा है ना 13.12 वाला, वहां पे करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को पहले से सेट किया गया था परपेंडिकुलर। आप अगर ध्यान से उसको एक्सपेरिमेंट को, इलस्ट्रेशन को देखेंगे तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड ना पहले से ही उसके अंदर बेटा सेट हैं और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए इस रूल के अंदर बेटा तीनों को 90 डिग्री पे, म्यूचुअली 90 डिग्री पे हम लोगों को स्ट्रेच करना है। सबसे पहले ये थंब है, ये थंब बेटा 90 डिग्री पे है। ये थंब और इंडेक्स फिंगर और सेंट्रल फिंगर ये तीनों फिंगर्स जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये आगे क्या बता रहा है, इन तीनों को हम लोगों को बेटा स्ट्रेच करना है एज 90 डिग्री। अब ये बताना है कि भाई जो हमारा इंडेक्स फिंगर होगा ना ये किस तरफ पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और जो हमारा सेंट्रल फिंगर होगा बेटा ये करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट होगा।
क्योंकि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस इलस्ट्रेशन के अंदर सेट थी, पहले से फिक्स थी, तो हमने इन दोनों को बेटा उस डायरेक्शन में अलाइन कर देना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन दिखाएगा? इंडेक्स फिंगर दिखाएगा, और करंट की डायरेक्शन कौन दिखाएगा? अपना सेंट्रल फिंगर दिखाएगा। अगर इन दोनों को हमने मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन में अलाइन कर दिया तो थंब हमको क्या देगा बेटा? थंब जो डायरेक्शन दिखा रहा है हमको वो दिखाएगा फोर्स का डायरेक्शन या फिर मोशन का डायरेक्शन दिखाएगा। एल्यूमिनियम रॉड किस तरफ मूव करेगी, किस तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगा। बेटा इसका ना जो डेफिनेशन है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको कहीं पे लिख के दे दूंगा। इसको ना समझते हैं एग्जांपल्स के फॉर्म में। देखो सबसे पहले आप कंडीशंस लेंगे ये वाली। पहली कंडीशन में देखो बेटा ये जो हमने ये एरो बनाए हैं ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एरो हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे बेटा नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे कहीं पे साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं और साउथ पोल में जाकर के मर्ज हो रही हैं, ठीक है। हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स निकल करके साउथ पोल में मर्ज हो रही हैं। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा एक वायर ली हुई है मैंने, जो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो स्ट्रेट है, और इस करंट का डायरेक्शन मैंने बेटा ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है, ठीक है, अपवर्ड दिखाया हुआ है। अब मैंने बताया बेटा फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के अंदर ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, और जो सेंट्रल फिंगर है ये करंट की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं बेटा इन दोनों को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा इंडेक्स फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, पॉइंटेड है, लेकिन करंट जो मेरा सेंट्रल फिंगर है बेटा वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंटेड नहीं है, तो इसको करंट की डायरेक्शन में मैं पॉइंट करूंगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉइंट हो गई है, करंट की डायरेक्शन भी पॉइंट हो गई। बेटा जो मेरा थंब है ना, थंब ये आपको दिख रहा होगा, ये अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, इनवर्ड। तो ये थंब बेटा किसकी तरफ क्या हम लोगों को बता रहा होगा? ये थंब हमको बताता है बेटा फोर्स की डायरेक्शन हम लोगों को बताता है। इसका मतलब ये है कि बेटा जो अगर हमने कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है जो कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के रखा हुआ है और उसके अंदर करंट बेटा इस डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर के डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इनवर्ड लगेगा। बेटा फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी? इनवर्ड आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि ये देखो 90 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं बेटा हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेकेंड कंडीशन में लगाएंगे। फिर से देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए, जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट की तरफ होना चाहिए। पहले इन दोनों को अलाइन करना है हम लोगों को। देखो हमने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्टेड कर दिया, पॉइंट कर दिया, और जो हमारा सेंट्रल फिंगर है बेटा उसको हम लोग करंट की तरफ पॉइंट करेंगे। देखो करंट नीचे की तरफ है, ठीक है। अब हम लोग थंब को स्ट्रेच करेंगे। थंब किस तरफ आ रहा है बेटा? आउटवर्ड आ रहा है। किस तरफ आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो करंट के अंदर ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो रॉड है, वायर है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो किस डायरेक्शन में लग रही होगी? आउटवर्ड लग रही होगी। यहाँ फिर से देखेंगे बेटा करंट के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम फोर्स होगा। कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम फोर्स होगा। इन दोनों कंडीशंस में फोर्स कैसी होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग देखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। हमारे पास करंट बेटा कुछ अलग डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में ना 90 डिग्री का एंगल नहीं है। यहाँ पे कोई एंगल हो सकता है 30, 45, 60, 90 से नीचे है ये, है ना, एक्यूट एंगल है ये। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, लेकिन 90 से अगर कम हो गया, 90 से अगर कम एंगल है तो फोर्स तो आपको मिलेगा। फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे आपसे नहीं पूछेगा, इस कंडीशन में फोर्स की डायरेक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फोर्स आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगा, जो कि इन दो कंडीशंस में मिल रहा था ना। आपको फोर्स मैक्सिमम नहीं मिलेगा। यहाँ पे फोर्स बेटा फोर्स जो है लेस देन मैक्सिमम होगा, ठीक है। फोर्स मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे डायरेक्शन नहीं पूछा जाएगा। अब आगे देखिए बेटा फोर्थ केस, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? हमने अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, और करंट की डायरेक्शन किधर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है करंट भी। और हमने क्या पढ़ा है बेटा? करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए हमारे रूल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल बेटा जीरो है। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो हो गया,
एंगल 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। इस वायर के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होगी, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे केस क्या है, फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ पे बेटा बिल्कुल ही 0 हो गया है, थीटा बिल्कुल 0 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस थर्ड केस के अंदर यहाँ पे फोर्स जो मिल रही थी बेटा मैक्सिमम से कम मिल रही थी, लेकिन 0 से थोड़ी बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल तो 0 नहीं है ना। ठीक है, एंगल 0 नहीं है तो फोर्स 0 से कुछ ज्यादा मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, हम लोग बेटा नेक्स्ट देख रहे हैं कि अगर हमने वायर की जगह पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एंटर करा दिया तो वो क्या चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखो कई बार ना इसके अंदर जो है हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे और बार बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना चार्ज को एंटर कराएंगे और देखेंगे क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो बेटा किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम लोगों को पता लगाना है। देखो हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर रख देंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। जो कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कब कर रहा था बेटा? जब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है कि करंट फ्लो करेगा तभी उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। अगर करंट उसके अंदर फ्लो नहीं कराया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये बात आप वहां पे नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर बेटा वहां पे करंट फ्लो कर रहा है तो करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से फ्लो करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रॉन बेटा चार्ज पार्टिकल है और करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर है और वो मूव कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तभी पूरा कंडक्टर जो है मूव कर रहा था। बात को समझो, वो कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाया। तो वैसे ही बेटा अब हम लोग कंडक्टर ना पढ़ के ना इंडिविजुअल चार्जेस के पार्टिकल्स पढ़ेंगे कि उनके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ये तो क्लियर हो गया कि अगर चार्ज पार्टिकल आया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स तो एक्सर्ट करेगा ही, वो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। अब किस डायरेक्शन में लगेगा इसके बारे में हम लोग बेटा कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। कंडीशंस पढ़ने के लिए ना बेटा कुछ बातें आपको ना याद रखनी है। सबसे पहले एक एक करके हम लोग बातें समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन समझ लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ये पढ़ा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा जो वायर के अंदर अगर करंट किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सपोज करो ये एक वायर है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है हमेशा। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को और करंट की डायरेक्शन को आप लोगों को अपोजिट लेना है। कैसा लेना है? अपोजिट लेना है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया ना तो भी इसी के यही वाला रूल आपको याद रखना है, यही वाला रूल आप लोग लगाएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट के ये जो स्टेटमेंट लिखी है बेटा इसके लिए एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको समझो। देखो ये इलेक्ट्रॉन ना एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। अच्छा एक बात और बेटा, ये भी चीज ना हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ही पता लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग बेटा कैसे यूज करेंगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करेंगे। आप लोग लिख लेना कहीं पे। ठीक है, इस टॉपिक में भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा एंटर कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो और करंट और सेंट्रल फिंगर को बेटा करंट की डायरेक्शन में रखो। तो यहाँ पे आपको कहीं करंट की डायरेक्शन दिख रही है? नहीं दिख रही है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिख रही है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है बेटा? डाउनवर्ड है। लेकिन हमने अभी फर्स्ट पॉइंट पे क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो बेटा आप इसके अपोजिट में क्या ले लेंगे? करंट की डायरेक्शन को ले लेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है तो करंट कैसा जा रहा होगा? अपवर्ड जा रहा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। कैसा लग रहा होगा? थंब से कौन दिखा रहा है? इनवर्ड फोर्स ये लग रहा होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे आते 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 अंदर की तरफ चला जाएगा, इनवर्ड चला जाएगा। यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा होगा बेटा? इनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया
डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो करंट को कंसिडर करते थे डायरेक्शन, वही डायरेक्शन अब आप पॉजिटिव चार्ज का भी कंसिडर करेंगे। देखो कंडीशन समझते हैं। देखो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, आपने इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच कर लिया। अब आपको करंट की डायरेक्शन को पता लगाना है कि किधर है। अब आपको लेकिन एक अल्फा पार्टिकल है बेटा, ये अल्फा पार्टिकल 9th क्लास में हमने पढ़ा है, जिसने रदरफोर्ड को स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाने में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्ट्रक्चर बताने में हेल्प करी थी, है ना। गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट करी थी बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो एक पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल एंटर कर रहा है, किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। लेकिन ये जो सेंट्रल फिंगर है बेटा, करंट की डायरेक्शन बताता है। अब ये कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव पार्टिकल है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन सेम होगा बेटा, ऑलवेज कंसिडर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम लोग यही जो पार्टिकल है ना, इसी की डायरेक्शन में हम लोग करंट भी ले लेंगे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, या फिर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो अब आपको जो थंब जो है आपका बेटा किस तरफ डायरेक्टेड है? इनवर्ड डायरेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे भी फोर्स कैसा निकल करके आएगा? इनवर्ड निकल करके आएगा, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट पढ़ो, चार्ज एट रेस्ट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। यहाँ पे कंडीशन ये है इस टॉपिक में कि चार्ज जो एंटर कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो मूवमेंट में एंटर करना चाहिए, यानी कि वो मोशन में होना चाहिए। अगर कोई चार्ज बेटा रेस्ट पे है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, वो चार्ज का पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। देखो यहाँ पे हमने एक ना प्रोटॉन लिया हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव होता है। अब आप यहाँ पे बेटा पॉजिटिव ले लो, आप यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन ले लो नेगेटिव। अगर ये रेस्ट पे है, अगर ये स्टेशनरी है, तो इसके ऊपर ना कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स कैसा होगा बेटा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल किस पे है? रेस्ट पे है, ठीक है। अब एक और कंडीशन देखते हैं बेटा, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, न्यूट्रल पार्टिकल्स विल ऑल्सो नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इवन इफ दे आर इन मोशन। जितने भी पार्टिकल्स बेटा न्यूट्रल हैं, उनका चार्ज जो है ना जीरो होता है, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, चाहे वो मोशन में हो तब भी उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक एटम एंटर कर रहा है बेटा। एटम एज अ होल हमने 9th क्लास में पढ़ा है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स तो होते हैं, लेकिन एटम अपने आप में पूरा एक क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल एंटिटी है। जैसे ही एटम इसके अंदर एंटर करेगा बेटा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स ये एटम एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये इसी तरीके से जाएगा और इसी तरीके से नीचे बाहर निकल करके आ जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहाँ पे भी फोर्स कैसा होगा बेटा? जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे एटम की जगह पे आप न्यूट्रॉन को भी समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद ना हमारे पास जितने टॉपिक्स हैं, बोर्ड ने उन सबको जो रिड्यूस कर दिया, डिलीट कर दिया इस बार के सिलेबस में से। वो सारे टॉपिक्स बेटा फोर्स जो पार्टिकल्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो सब उनके एप्लीकेशंस थे टॉपिक, है ना। तो वो टॉपिक्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट क्या होता है बेटा। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है, ज़रा देख लेते हैं हम लोग बेटा। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन को ना कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज करेगा, रिवर्स करता रहेगा, बार बार चेंज करता रहेगा अपनी डायरेक्शन को। और डायरेक्ट करंट का नाम ही डायरेक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, जिस डायरेक्शन में ये रहता है उसी डायरेक्शन में ये चलता रहता है। टाइम के साथ अपने डायरेक्शन ऑफ करंट को ये रिवर्स नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ज़रा ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके समझेंगे। अच्छा, ये डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए लिखे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करंट के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और फिर बाद में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट का बेटा हम लोग एक टॉपिक पॉइंट्स देखते हैं बेटा। सबसे पहले, इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना, अपने डायरेक्शन को टाइम के साथ साथ रिवर्स कर लेता है, ठीक है। दूसरी बात देखो अच्छा, यहाँ पे एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है बेटा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इसको समझाने के लिए आपको बताया। देखो, ये करंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। ये ग्राफ बेटा किस तरीके से जाता है, देखो टाइम के साथ साथ ना करंट अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, पहले ऊपर की तरफ गया, फिर वो वापस नीचे की तरफ आया। अपने टाइम के साथ साथ इसने अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, फिर वो ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अपने डायरेक्शन को ये चेंज करता है टाइम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज बाई डायरेक्शनल करंट। कैसा करंट है बेटा? बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों, इसके पास दो डायरेक्शंस होते हैं करंट के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इट्स डायरेक्शन गेट्स चेंज आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड्स। देखो ध्यान से,
इंडिया के अंदर जितने भी पावर स्टेशन है ना बेटा, उनकी फ्रीक्वेंसी जो पावर सप्लाई कर रहे हैं वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अभी इन पॉइंट नीचे लिखा हुआ भी है। 50 हर्ट्ज का मतलब है बेटा कि हर एक सेकंड में ना ये करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा 100 बार। हर एक सेकंड में ये करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। कितनी बार करता है बेटा? 100 बार करता है। जरा इसको समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। ये कह रहा है कि बेटा 1/100 सेकेंड्स में ना अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी कि एक चेंज कितनी बार में आता है? सिर्फ एक चेंज कितनी टाइम में आता है? 1/100 सेकेंड्स में आता है। यानी कि 1/100 सेकेंड्स की वजह से कितना चेंज हो रहा है? एक चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर बेटा मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे दोनों तरफ 10 से लगा दो, है ना। एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करो बेटा, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से, ये जीरो, दोनों जीरो इससे कट जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? 100 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पे इसको हटा के 1 लिख देता हूँ। और ये क्या था? टाइम था, 1 सेकेंड। और इसको मैं हटा के टोटल 100 लिख देता हूँ। तो देखो ध्यान से, समझ में आ रही होगी बात। ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट इंडिया के अंदर है ना, वो 1 सेकेंड में अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज कर रहा है? 100 बार चेंज कर रहा है। कितनी बार चेंज कर रहा है बेटा? 100 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज की है। इंडिया के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज की है। बेटा हर्ट्ज जो है ना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। हमने 9th क्लास में साउंड चैप्टर में इसको पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट यानी कि 1 सेकेंड में बेटा सॉरी, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं बेटा? 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इस ग्राफ के अंदर बेटा, ये एक रिवॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है ना। एक रिवॉल्यूशन बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, ये नहीं है, ये हाफ रिवॉल्यूशन है। पूरा रिवॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये एक रिवॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से अगर आपने स्टार्ट करा बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिर से एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये पूरा एक रिवॉल्यूशन होगा। तो देखो एक रिवॉल्यूशन यानी कि ये एक रिवॉल्यूशन यानी कि इसके अंदर, एक रिवॉल्यूशन के अंदर 2 चेंज आ रहे हैं। एक बार ऊपर की तरफ चेंज आ रहा है और एक बार नीचे की तरफ चेंज आ रहा है। तो हर एक रिवॉल्यूशन में 2 चेंजेस आते हैं। हर एक रिवॉल्यूशन में 2 चेंज आ रहे हैं। यानी कि 1 हर्ट्ज में कितने चेंज आ रहे हैं? 2 चेंज आ रहे हैं। तो 50 हर्ट्ज में कितने चेंज आएंगे बेटा? 100 चेंजेस, 100 चेंजेस आएंगे। उम्मीद करता हूं मैं बात को आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है ना, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपको बात ये याद रखनी है कि 1 सेकंड में बेटा ये 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। या फिर बोर्ड में ऐसे पूछ सकते हैं कि 1/100 सेकंड्स में कितनी बार चेंज करेगा? तो बेटा सिर्फ एक बार चेंज करेगा। 1/100 सेकंड्स में ये एक बार चेंज करेगा। और इंडिया के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है बेटा। या इसका सोर्स क्या हो सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट्स का? इसका सोर्स जितने भी पावर स्टेशन है ना इंडिया के अंदर आजकल जो कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं, सारे के सारे इसके ऑल्टरनेटिंग करंट के ही सोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग ये डायरेक्ट करंट क्या होता है। जैसे कि इसका नाम है डायरेक्ट करंट, ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन विद टाइम। इसको क्या कहते हैं बेटा? इट इज यूनी डायरेक्शनल करंट। एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो होता रहेगा। इसको अपने डायरेक्शन से चेंज होने की, डायरेक्शन चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। डायरेक्ट करंट का क्या सोर्स हो सकता है? जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं ना, वो डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है बेटा। एक छोटा सा टॉपिक है, ये बोर्ड में पूछा जाए, कई बार पूछा जा चुका है और ये इस बार भी उम्मीद है कि आ सकता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या एडवांटेज है डायरेक्ट करंट के ऊपर। ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या फायदा है अगर हम डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं। तो सबसे पहला फायदा बेटा, इलेक्ट्रिक पावर जो है ना, जो पावर हम लोगों को ट्रांसमिट की जा रही है हमारे घर तक, ये लंबी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। लंबी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। डायरेक्ट करंट को ज़्यादा लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज बेटा, इट इन्वॉल्व्स ईदर नो लॉस ऑफ एनर्जी और वेरी मिनिमल लॉस ऑफ एनर्जी। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एनर्जी का लॉस या तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत ही मिनिमल लॉस ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन डायरेक्ट करंट में बेटा ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ये इसका एडवांटेज है ऑल्टरनेटिंग करंट का। बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है ना, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है ना। अच्छा, इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सबसे पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ना एक डायग्राम बना हुआ है आपका 13.20, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसको आप लोग देखना। इसके अंदर बेटा आपको ना कुछ अलग अलग कलर्स के वायर्स दिए हुए हैं आपको। ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है। और ये सबसे पहले आपको जो है ना एक इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड दिख रहा होगा और वो फ्यूज़ है बेटा। इसके बाद एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और इलेक्ट्रिक मीटर भी है। इन सबको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग बेटा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को इसके अंदर बेटा 5 चीज़ें पढ़नी है टोटल, 4 या 5 चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर टोटल। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वायर्स के बारे में कि वायर्स कौन कौन सी होती हैं। देखेंगे सबसे पहले बेटा वायर्स ना हमारे पास 3 तरीके की हैं। सबसे पहला वायर है बेटा लाइव वायर्स को कहते हैं। इसको आमतौर पर बेटा पॉजिटिव भी कह दिया जाता है कभी कभार। और इसकी पहचान क्या है, इसके ऊपर रेड इंसुलेटेड कवर होता है, रेड इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है। इसका जो कलर होता है बेटा रेड कलर का होता है इसके कवर का, ठीक है। एक और वायर होती है बेटा हमारे पास, इसको कहते हैं न्यूट्रल वायर। क्या कहते हैं इसको? कभी कभी बेटा नेगेटिव भी कह दिया जाता है। और इसकी पहचान क्या है कि इसके ऊपर एक ब्लैक कवर चढ़ा हुआ होता है, ब्लैक कलर का। इसको हम लोग न्यूट्रल वायर कहते हैं। बेटा ये दोनों वायर्स जो है ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना 220 वोल्ट का होता है। बेटा ध्यान से देखेंगे, ये जो लाइव वायर है ना, इसको बेटा इसका कलर होता है ना रेड कलर का इसमें, और जो दूसरा वाला जो ब्लैक कलर है ना, लाइव वायर से ना पावर स्टेशन से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है और हम लोग घर के अंदर जो है बेटा उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो ब्लैक कलर की वायर होती है जो न्यूट्रल वायर होती है, उसमें से वापस करंट फ्लो करके पावर स्टेशन में चला जाता है। अच्छा, इसका नाम ना न्यूट्रल वायर है। इससे बिल्कुल ये नहीं समझना है कि ये ना न्यूट्रल होता है। इसके अंदर भी करंट होता है, पूरा करंट जो है ना, जो इलेक्ट्रिकल शॉक होता है वो पूरा तरीके से होता है ना। अच्छा देखो, इसके बीच में ये लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मकसद है? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने के लिए दोनों के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। अब देखो, पोटेंशियल का डिफरेंस अगर नहीं होगा ना तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए इन दोनों वायर्स के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है जो कि 220 वोल्ट का होता है। इसी वजह से इन दोनों वायर्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। एक और तरीके का वायर होता है बेटा हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं अर्थ वायर, ठीक है ना। इसकी क्या पहचान है? इसके ऊपर ग्रीन कलर का इंसुलेटेड कवर होता है, ठीक है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। अच्छा, इन वायर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग ना बेटा सर्किट्स पढ़ेंगे। आप लोगों ने घर के अंदर देखा होगा कि हमारे घर के अंदर ना कुछ अलग अलग सॉकेट्स लगे होते हैं बेटा। कुछ ना साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो आमतौर के घरों के अंदर बेटा आमतौर में 2 तरीके के सॉकेट्स लगे हुए होते हैं। एक होता है 15 एम्पेयर करंट रेटिंग वाला और एक होता है बेटा 5 एम्पेयर करंट रेटिंग वाला। तो ये दोनों किस काम के लिए होते हैं जरा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्किट बेटा, एक सर्किट होता है हाई पावर सर्किट। हाई पावर का मतलब है बेटा इसको ना ज़्यादा हैवी जो अप्लायंसेज होते हैं उसको पावर प्रोवाइड करनी है। और इनकी रेटिंग क्या होती है? आमतौर पे 15 एम्पेयर की रेटिंग होती है। 15 एम्पेयर किसकी रेटिंग है बेटा? करंट की, है ना। 15 एम्पेयर तक का करंट ये फ्लो करा सकते हैं हाई पावर वाले सॉकेट्स, ठीक है। एक और सर्किट में लो पावर वाला होता है बेटा, जिसको 5 एम्पेयर रेटिंग मिली हुई होती है करंट की। और इसके अंदर बेटा बल्ब्स होते हैं, फैंस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इनसे इस सर्किट के थ्रू जो है यूज में आती है। थर्ड चीज़ देखेंगे बेटा, हम लोगों को ना सेफ्टी मेजर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों को अर्थिंग के बारे में पता होना चाहिए। बेटा हम लोग ना छोटी क्लासेस के अंदर काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में भी इसका टॉपिक था, एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो अर्थिंग क्या होता है। ये जो अर्थ वायर होती है ना बेटा, ये जो अर्थ वायर है ग्रीन कलर का जो कोटिंग होती है इसके ऊपर, ये अर्थ वायर को ना एक मेटल के प्लेट के साथ, मेटल का प्लेट आमतौर पर कॉपर का होता है तो मेटल के प्लेट के साथ अर्थ में काफ़ी नीचे की तरफ ना बेटा उसको डाल दिया जाता है और वो घर के करीब में होता है। जो वो ग्रीन कलर का वायर आपको सर्किट के अंदर दिख रहा था ना 13.20 डायग्राम में, वो वायर बेटा डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? घर के नीचे, बिल्कुल अर्थ के नीचे काफ़ी बड़ा सा गड्ढा खोद के उसको डाला जाता है, मेटल के प्लेट के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये किस लिए किया जाता है बेटा? दिस इज यूजुअली डन फॉर द सेफ्टी। किसके लिए किया जाता है बेटा? सेफ्टी के लिए किया जाता है। किस वजह से, किसकी सेफ्टी, किसकी वजह, किसके रीजन से सेफ्टी हो रही है यहाँ पे बेटा? किससे सेफ करना चाह रहे हैं हम लोग? फ्रॉम द अप्लायंसेज। कौन से अप्लायंसेज बेटा? जिनकी बॉडी ना आमतौर पे मेटालिक होती है, जैसे कि गीजर हो गया, है ना, टोस्टर हो गया, एयर कूलर हो गया। इन सब की बॉडी आमतौर पे कैसी होती है? मेटालिक बॉडी होती है। तो इनको ना कई बार ऐसा होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर ना करंट आ जाता है। तो वो करंट अगर हम लोग उस बॉडी को टच करेंगे किसी भी वजह से, तो हम लोगों को वो शॉक ना लग सकता है। इस वजह से ये अर्थिंग की जाती है ना। दिस इज यूजुअली डन फॉर द सेफ्टी फ्रॉम द अप्लायंसेज दैट हैव मेटालिक बॉडी सच एज एयर कूलर्स, गीजर्स, टोस्टर्स एटसेट्रा। देखो थर्ड चीज, इट इंश्योर्स, ये सेफ्टी मेजर जो अर्थिंग है ये क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट, कोई भी लीकेज अगर करंट का हो गया बॉडी के ऊपर टू द मेटालिक बॉडी, कीप्स द पर्सन सेफ। उस बंदे को जो उसको ऑपरेट कर रहा है, उसका जो यूजर है, उसको सेफ रखेगा फ्रॉम सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक्स। सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं देगा उसको।
बेटा सेफ्टी मेजर का ना हमारा सेकंड पार्ट ये है कि हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं एज अ सेफ्टी। देखते हैं फ्यूज़ क्या होता है बेटा। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ना फ्यूज़ के बारे में पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। फ्यूज़ क्या करता है बेटा, जब भी सर्किट के अंदर कोई ज़्यादा वोल्टेज आएगा, करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा तो फ्यूज़ अपने आप को ब्रेक कर लेता है, मेल्ट हो जाता है हीटिंग लॉ की वजह से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से, ताकि अप्लायंसेज और सर्किट जो है ना सेफ रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। देखो, इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज फ्रॉम डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट। हाई इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर देता है, उसके फ्लो को अपने आप को क्या कर देता है, ये मेल्ट कर लेता है, ठीक है। बेटा हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर अभी तक 3 टॉपिक्स पढ़े, 3 सब टॉपिक्स पढ़े। हमारा जो 4th सब टॉपिक है ना वो है ओवरलोडिंग। बेटा ओवरलोडिंग के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जरा देखेंगे। पहला है व्हेन देयर इज एन एक्सीडेंटल इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज। बेटा कई बार ऐसा होता है जो मेन स्टेशन है ना, पावर स्टेशन, वहां से सप्लाई वोल्टेज में ना एक्सीडेंटली इंक्रीमेंट हो जाता है किसी वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से ना ओवरलोडिंग हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन देयर इज एन एक्सीडेंटल इंक्रीज इन द सप्लाई वोल्टेज। बेटा आपने देखा भी होगा कई बार ना रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में जब इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे, तो उनके पहले ना एक स्टेबिलाइजर्स भी लगाए जाते हैं, कुछ बॉक्सेस होते हैं स्टेबिलाइजर्स के, ताकि अगर पावर स्टेशन से फ्लक्चुएटेड वोल्टेज मिले तो हमारा जो अप्लायंसेज है ना वो खराब ना हो, ठीक है। तो ओवरलोडिंग के क्या कॉज हो सकते हैं, पहला कि एक्सीडेंटल इंक्रीज हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज में। दूसरा क्या हो सकता है बेटा कि किसी एक ही सॉकेट के अंदर ना बहुत सारे अप्लायंसेज कनेक्ट कर दिए गए हैं, जो कि इंडिया में आमतौर पे देखा जाता है, इंडिया में आसपास के इलाकों में, कि एक ही सॉकेट के अंदर हम लोग जो है बेटा फ़ोन भी चार्ज कर रहे हैं, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो भी यूज़ हो रहा है, और भी बाकी चीज़ें एक ही सॉकेट के अंदर जो मल्टी सॉकेट आता है उसको यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग का खतरा बढ़ जाता है बेटा। और क्या यूज़ हो सकता है, और क्या रीज़न हो सकता है बेटा, कॉज क्या हो सकता है कि जब लाइव वायर जो रेड कलर की वायर होती है वो न्यूट्रल वायर यानी कि ब्लैक कलर की वायर से टच में आ जाए, कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो क्या बोलेंगे बेटा, ओवरलोडिंग बोलेंगे कि सर्किट के अंदर ओवरलोड हो गया है। बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है कि जब सर्किट के अंदर ओवरलोड हो जाता है किसकी वजह से, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाने की वजह से, तो एक कंडीशन, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट। जरा देखेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है। द सिचुएशन व्हेन रेड एंड ब्लैक वायर्स, रेड एंड ब्लैक वायर, बेटा रेड कौन सी है हमारी, लाइव वायर, और ब्लैक वायर, ब्लैक कौन सा है हमारा, न्यूट्रल वायर है। रेड एंड ब्लैक वायर्स कम इन कॉन्टैक्ट। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो सिचुएशन क्या हो जाती है बेटा, जो करंट है ना वो इंक्रीज हो जाता है, इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाता है। करंट जो है बेटा इनफाइनाइटली इंक्रीज होता है सर्किट के अंदर। इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। देखो इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा, एक सिंपल सर्किट बना हुआ है यहाँ पे, किसी वजह से ये जो हमारे पास 2 वायर्स हैं, हम लोग इसको लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कंसिडर कर लें, अगर ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाए बेटा, ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो अब होगा क्या कि ये जो करंट फ्लो कर रहा था ना, पहले ऊपर जा रहा था, अब वो करंट ना बेटा ऊपर ना जाके यहाँ से आ जाएगा, ऊपर ना जा करके यहाँ से आना है। इसको एक शॉर्ट सर्किट मिल जाएगा, छोटा सा सर्किट मिलेगा जहाँ से ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बेटा इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, पहले जो सर्किट था उसके अंदर तो आप बल्ब यूज़ कर रहे थे एज अ रेजिस्टेंस, लेकिन जो छोटा सर्किट बना है यहाँ पे, जो शॉर्ट सर्किट बना है, इसके अंदर रेजिस्टेंस ना बेटा 0 है। ये जो छोटा सा सर्किट बन गया इसके अंदर रेजिस्टेंस 0 है। अगर रेजिस्टेंस बेटा 0 है यानी कि बिल्कुल ही कम रेजिस्टेंस है, तो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में कि अगर रेजिस्टेंस 0 है ना तो करंट बेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाएगा करंट। जब सिचुएशन इस तरीके की बन जाती है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। बेटा इसी के साथ ना हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से बहुत सारी बातें ना समझ में आ गई होंगी। अगर आपके इसके नोट्स पहले से रजिस्टर के अंदर नोट डाउन है तो बहुत अच्छा। अगर आपको इन वीडियो के जरिए से कुछ नई बात पता लगी है, आप अपने नोट्स में वहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेंगे इंपॉर्टेंट के फॉर्म में, अगर आपको कुछ नया समझ में आया है यहाँ से, है ना। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई भी पार्ट इसके अंदर समझ में नहीं आया वीडियो के अंदर, तो आप उसको ना बेटा रिपीट करके देखना, आपको ना बात समझ में आ जाएगी। और इसके अंदर बेटा जो रिड्यूस्ड सिलेबस है ना, उसके टॉपिक्स मैंने नहीं कराए हैं, तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है इसके अंदर जितना मैंने बताया। और कोशिश करो कि जो नोट्स है ना, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो कंप्लीटली नोट्स ना नोट डाउन कर लेना यहाँ पे, है ना। और ये जितना भी मैंने पढ़ाया ना बेटा स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू CBSE है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका काम ये है कि नोट्स को कंप्लीट करने के बाद, ये लेक्चर को देखने के बाद NCERT के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उन सब को सॉल्व करना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।